चाबी लगाकर फ्लैट का ताला खोलने लगी कि उसे लगा दरवाज़ा तो खोला जा चुका है। राजू आ गए इतनी जल्दी? मन ही मन बुदबुदाई रिया। चिंता सी हुई, घड़ी देखी, कांटे भागकर 5:45 बजाने जा रहे थे। ओह, वे खुद पूरे पौन घंटा देर से घर पहुंची है। रिया को खुद पर ही हंसी आ गई। रिया का ऑफिस से देर से घर आना कतई पसंद नहीं है राजू को। 2 साल पहले नौकरी करने की इच्छा प्रकट की थी, तब यही शर्त रखी थी राजू ने कि मुझसे पहले घर पहुंचना होगा। मैं आऊं तब घर मुझे खुला मिलना चाहिए। ऑफिस से थका मांदा आऊं और मुझे दरवाजे पर लगा ताला ठेंगा दिखाए, ये नहीं चलेगा। फुर्ती से वह अंदर दाखिल हुई। पर्स पटका, देखा राजू स्नान घर में थे। वो वॉश बेसिन पर हाथ मुंह धोकर फटाफट रसोई में घुसी चाय के लिए। राजू को ऑफिस से आते ही चाय चाहिए, मसाले की खुशबू वाली, नहीं तो उनकी पेशानी पर बल पड़ जाते हैं। पढ़ाई से लेकर नौकरी करने तक की स्त्रियों की खामियां गिनाने डालेंगे। उनके लिए चारदीवारी ही ठीक ठहराएंगे। सुनकर मन ही मन हंसी आती कि सभी औरतें चारदीवारी में सिमट जाएंगी तो आप ऑफिस में मन किससे बहलाएंगे। लेकिन चुप रहती। राजू उन मर्दों में से हैं जो स्वयं के लिए तो हर रंग आधुनिकता का चाहेंगे, लेकिन पत्नी के कपड़े किस रंग के और किस तरह के आएंगे ये भी वे खुद तय करेंगे। खुद ही हर सोच और करतूत को नए ज़माने का जामा पहनाएंगे। लेकिन पत्नी बालकनी में खड़ी भी हो जाए ये भी गवारा नहीं करेंगे। राजू को पहली बार देखा तो मन दरक गया था। डबडबाई आंखों से माँ को देखती रही। माँ ने खुद की आंखें पोंछ उसके सर पर हाथ फेर दिया था। बस उस स्पर्श में कई मजबूरियों की पीड़ा थी। वैधव्य से ग्रसित जवान होती बेटी की माँ जो खुद दूसरों की मोहताज हो, उसकी मजबूरियों की गठरी हमारा समाज उत्तरोत्तर बढ़ाता ही जाता है। ऐसे में महानगर में रोजगार पाए मोटे होठ वाले लगभग बदसूरत व्यक्ति की कृपा दृष्टि पड़ रही है तो वह बड़े सौभाग्य की बात है। पूरे कस्बे ने इसको सौभाग्य को सराहा था। अपने मनोभावों के जंगल से निकलकर गहरी उदास सांस भरी रिया ने देखा कि चाय की बगौली पड़ी पीली दिखता है। अब तैयार होना ही पड़ेगा एक अनचाही बहस के लिए, बल्कि एक तरफा डांट कहना ज़्यादा ठीक होगा। अब अपनी सफाई में कुछ भी कहना छोड़ दिया है रिया ने, बस सिर झुकाए सुन लेती है। उनकी शर्तों पर नौकरी की है तो सुनना ही पड़ेगा। उन गलतियों की कोई माफ़ी नहीं है। रिया कुछ कहना ही नहीं चाहती। दिन भर की थकान और घर की उदासी के वातावरण के बाद उसमें इतनी जान ही नहीं बचती कि वह कुछ कह सके। बस तूफान को गुजार देना चाहती है ताकि उदास ही सही शांति तो रहेगी। कुछ लिखने पढ़ने के लिए घर में आकर सोफे पर बैठ गई, आंखें मूंद कर कुछ सोचते हुए। जाने किन तंद्राओं में भटकती रहती है। यदि किसी के आसपास आने जाने की आहट ना मिली होती। बहुत थक गई हो? झटके से रिया ने आंखें खोली। कंप्यूटर की कुर्सी पर बैठते हुए राजू का चेहरा न जाने क्यों अजीब सा व्यंग भरा लगा। ये शब्द सहानुभूति के लिए नहीं थे। इन दिनों में वह ये जान गई है। हाँ, आज साइट पर जाना पड़ गया इसी वजह से देर। उसने माहौल को सपाट सा रखने के लिए कहा। किसके साथ? मैडम, रमन और मैं। शीला को भी चलना था, लेकिन अचानक उसके भैया भाभी आ गए, इसलिए वह नहीं जा पाई। उसने आशंकित हृदय से टेबल पर पड़ी मैगजीन के पन्ने यूं ही पलटते हुए कहा। जानती है कुछ न कुछ कड़वा ही कहेंगे, लेकिन आशा के विपरीत अपने काम में लगे रहे। चाय और बना दूं? साथ साथ पी लेते हैं। मैं पी चुका हूँ और तुम तो पीकर आई होंगी उसके साथ। रिया ने साफ जाना कि ये शब्द दांतों को जरा भींचकर गुस्से से कहे गए हैं। वह आहत हुई। अपमान से आंखों की कोर गीली हो गई, लेकिन स्वयं को जब्त कर उठी। सोचा इनसे उलझने के बजाय उठकर खाना बना दूं, देर हो जाएगी। राजू को भी भूख लगी ही होगी। साइट के काम से थकान कम ही थी, लेकिन राजू के एक वाक्य ने जैसे उसे घायल कर दिया। लेकिन वह उसकी निरर्थक सोच का क्या करे। जब तक राजू रमन का नाम न लेकर उसी को संबोधित कर ताना मारते हैं, वह समझकर छलनी हो जाती है। कैसे उन निर्मूल शंकाओं का समाधान करे। चीख चीख कर कहना चाहती कि क्यों अपनी सोचों में उलझकर घर की शांति को आग लगाते हो। उनको समझाना चाहती, लेकिन समझाने से भी भला कोई समझा है क्या। सोच का ऐसा कोई खिड़की या द्वार नहीं होता जिससे उसमें बैठा जा सके। जिसकी जैसी भावना जन्म लेती रहती है वह वैसा ही सोचता रहता है। वरना ऐसा कहाँ क्या देखा या सुना जो तीर चला चला कर दिल दुखाते हो। ऑफिस की चर्चा वह घर पर कम ही करती है। कहीं यही वजह तो नहीं कि ऑफिस का रोज़मर्रा का राग अलापती इससे राजू को लगता है कि वह कुछ छुपा रही है। लेकिन घर में ऑफिस की बात, वह ऑफिस में घरेलू बातें ना करके उसके अपने सिद्धांत हैं, ना कि कोई दूसरा कारण। तभी तो ऑफिस में उसकी एक अलग ही इमेज है। वह शांति चाहती है, ऑफिस में ऑफिस के अनुरूप, वह घर में घर के अनुरूप। इसलिए उसने ये तालमेल बिठा रखा है। और राजू रमन से एक बार ही तो मिला है, वह भी अनायास ही। कोई सोची समझी मुलाकात नहीं हुई।
रमन अच्छा सुलझा हुआ युवक है। ऑफिस जाते ही अच्छी दोस्ती हो गई। उससे 2-4 दिन बाद ही कैंटीन में चाय पीते वक्त भावुक होकर रमन ने कहा, आप बिल्कुल मेरी दीदी जैसी दिखती हैं। बातचीत का लहजा भी वैसा ही है। दीदी तो मेरी दूसरे शहर में है। क्या मैं आपको ही दीदी कहूँ तो आपको ऐतराज़ तो नहीं? उस वक्त उस दीदी का वह छोटा भाई बेहद मासूम और स्वस्थ भावना वाला लगा था। अन्यथा रिया को बेवजह रिश्ते गांठना पसंद नहीं है। हर कोई सचमुच भाई नहीं होता और ना ही भाई कहकर उसमें वह भावना भरी जा सकती है। इसलिए पुरुषों को केवल गैर के दायरे में ही रखना चाहिए। लेकिन रमन के चेहरे में एक स्वच्छता सी नज़र आई थी उसको कि उसका दीदी कहना अखरा नहीं, लेकिन एक शर्त है दीदी। वो क्या? वह उत्सुकता से देखने लगी कि भला इसमें कौन सी और क्या शर्त हो सकती है। अजब लड़का है। वह अनायास ही कयास लगाने लगी कि क्या कहेगा। अरे चिंता में पड़ गई आप तो। मैं तो केवल ये चाहता हूँ कि सबके सामने मैं आपको रिया जी ही कहूँ, क्योंकि जहाँ तहाँ रिश्ते गांठ कर सबके सामने दीदी दीदी कहकर अपनी सज्जनता और भलमानसे का ढिंढोरा पीटना मुझे नहीं सुहाता। पहले हवाई रिश्ते बनाओ तो फिर किसी न किसी बात पर मनमुटाव हो जाता है, क्योंकि रिश्तों के बंधन में औपचारिकता और उसका पूरा निर्वाह न होना दरार ला देती है। इसलिए मेरी अच्छी दीदी, हम दोनों भाई बहन हमेशा रहेंगे, लेकिन औपचारिकता रहित। मुस्कुराते हुए उसने कहा, बिल्कुल। अपने जैसे विचार जानकर वह हतप्रभ रह गई। और सचमुच बेहद संतुलित सम्मानपूर्वक रहा था रमन। केवल कैंटीन में ही खुलकर बात करता। अपनी बीमार माँ की, दीदी की, पिता थे नहीं, बस यही परिवार था। माँ को बेहद सम्मान देता, उसकी भावनाएं समझता। सच ही है, जो अपनी माँ और बहन को समझ ले वह दुनिया की हर औरत का सम्मान करता है, अन्यथा वह केवल उसे नारी ही नज़र आती है। ऑफिस में लाकर 2 बार माँ से भी मिला दिया था। घर चलने का आग्रह रिया ने हमेशा ही टाला और कभी रमन को भी अपने घर चलने का न्योता ना दिया। राजू को वह आदर की दृष्टि से देखता। कई बार राजू से मिलने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उसने ध्यान न दिया। जाने क्या सोचकर उसने राजू से मिलाना उचित न समझा। अब लगता है ठीक ही क्या। अन्यथा तो जो ताने उसे आज आहत कर रहे हैं वही कब से शुरू हो गए होते। रिया को राजू की मानसिकता पर हंसी आ गई। कितनी छोटी सोच रखते हैं राजू। अपने आप को आधुनिक कहते नहीं अघाते, लेकिन सोच वही सामथी कूपमंडूकता वाली। पत्नी के लिए पैरों में बेड़ियां डालना हमेशा सुहाता है। शादी के कुछ दिनों बाद ही रिया के लिए ढेर सारे कपड़ों का कुरियर आया। माँ के इस प्यार को देखकर वह झूम उठी। पैकेट खोला तो कपड़ों के रंग, पुरानी घिसी पिटी डिज़ाइन देखकर वह माँ पर फ़ोन पर ही बरस पड़ी। माँ ने रूंधी आवाज़ में बताया कि राजू का फ़ोन आया था कि रिया के लिए ऐसे ऐसे डिज़ाइन के कपड़े भेज दीजिएगा, वो कपड़े नहीं चलेंगे। सुनकर ही जैसे फुफकार उठी रिया। वह जान गई कि राजू रिया की सुंदर छवि से आतंकित रहने लगे हैं। एक तो खुद की ऐसी घटिया सोच और उस पर भी ससुराल वालों पर धौंस कि दूसरे कपड़े भी वह ही भेजें। खुद कुछ रुपए भी खर्च कर नहीं सकते। और तो और मुझसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं समझी कि मुझे वो पसंद भी आएंगे कि नहीं, जैसे वह पत्नी नहीं खरीदी हुई जर गुलाम है। प्यार से कहा होता तो वह खुद शायद मान जाती, लेकिन उफ, किन शब्दों में अपना क्रोध जताए। सिर नोच लिया उसने अपना। कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसे सोच वाले कुंठित व्यक्ति के साथ जीवन गुजारना पड़ेगा। सारे सपने उसे एक घटना ने चूर कर दिए। मर्दों की खुद की सूरत भले कैसी भी हो, कामना हूर सी पत्नी की रखेंगे, फिर ताउम्र अपनी कुंठित सोच के तले बेचारी निर्दोष पत्नियों के सम्मान को रौंदते रहकर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। निरीह पर धौंस जमाना नहीं, बल्कि ऊंची सोच इंसान को ऊंचा उठाती है। लेकिन हीन भावना से ग्रस्त ये पुरुष अच्छी सोच वालों की छाया छूने से भी कतराते हैं। प्रत्यक्ष में अपने आप को कमतर ये सहन नहीं कर सकते। अपनी कुंठित सोचों में कूपमंडूक बने रहते हैं। समझना ही नहीं चाहते कि बड़प्पन सबका दिल जीतने में है, आतंकित करने में नहीं। उस दिन अचानक ही शाम को रमन आया, हैरान परेशान बदहवास सा। झटपट राजू को हेलो किया और बोला, रिया जी चलिए ना, माँ अस्पताल में है। आज बहुत तेज़ दर्द हुआ तो ज़बरदस्ती अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा, लेकिन माँ मान ही नहीं रही है। कहती है ठीक हो जाएगा। भला बीमारी भी कभी अपने आप ठीक हुई है? ठीक ही होना होता तो इतनी बढ़ती ही क्यों? आप चलकर समझाइए ना। दीदी यहाँ होती तो बहुत सहारा रहता।
आपका विश्वास करती हैं, आपसे ज़रूर मान जाएंगी। प्लीज़ चलिए ना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। जल्दी ही आपको घर वापस छोड़ दूंगा। ये सब एक साथ ही कह गया। दया उमड़ आई उस पर। उस घड़ी लगा परिवार रिश्तेदार कितने ज़रूरी होते हैं इंसान के लिए। वह फुर्ती से चल पड़ी। बेहद निरुपाय सा लग रहा था वह। उसकी चिंता में उसे राजू से आज्ञा लेने का ख्याल ही न रहा। ये सारी गतिविधि वह बुद्ध बना देखता ही रहा। वापस लौटी तो घर में तूफान के पहले की शांति थी। भन्नाए हुए बैठे थे। गुस्सा हलक में फट पड़ने के लिए रोका हुआ था। भीतर प्रवेश करते ही उस दिन राजू की निर्मूल धारणाओं का बांध फूट पड़ा। किस दर्जे की छोटी बातें न की, क्या क्या इल्ज़ाम न दिए। वह केवल विस्फारित आंखों से उसका वह रूप देखती रही। सदमे सी हालत में वह सोचती ही रही कि उससे कहाँ गलती हुई। उस जैसे आदमी से वह निभा रही है, वही क्या कम है। और इंसानियत के नाते किसी की मदद करने के लिए भी किसी की आज्ञा की ज़रूरत है क्या। उसका असली रूप सामने आ गया था। वह बुरी तरह ठगा सा महसूस कर रही थी। उसने सोचा भी नहीं था कि राजू ऐसे इल्ज़ाम भी लगा सकता है। 2-3 दिन ऑफिस न जा पाई। जब गई तो उसका निचुड़ा चेहरा देख सारा ऑफिस दंग रह गया था। भला रिया जी को क्या परेशानी हो सकती है, लेकिन वो नहीं जानते कि पुरुष की सोच की सज़ा सदैव ही औरत को ही भुगतनी पड़ती है। रमन को भी बड़ी मुश्किल से ये विश्वास दिला पाई थी कि तबीयत ही ठीक नहीं है और कोई बात नहीं। अक्सर ही कहता, माँ आपको याद करती हैं, लेकिन वह फ़ोन पर बात कर इति कर देती हैं। रमन को राजू की सोच के बारे में बताकर वह राजू का सम्मान कम नहीं करना चाहती थी। नारी का मन भी अजीब है। पति का सम्मान किसी की नज़रों में कम नहीं होने देना चाहती। पति भले ही कैसा भी क्यों ना हो, दुनिया के सामने उसका अच्छा रूप ही प्रस्तुत करती है, सदैव ही अभिनय ही करती है। वैसे भी उन दिनों नाराज़ ही चल रहे थे। उनकी कंपनी अचानक ही बंद हो गई थी। भाग दौड़ कर दूसरी प्राइवेट नौकरी ढूंढ ली, लेकिन पद और वेतन इच्छानुरूप न थे। सबसे बड़ी बात रिया से नीची पोस्ट थी। बस यही बात उनके मन में अवसाद के रूप में रहती। वह इल्ज़ाम लगाकर अपने अहम की दृष्टि चाहता। उसकी कमीज़ मेरी कमीज़ से सफ़ेद क्यों की तर्ज पर वो रिया मुझसे सभ्य क्यों। बस एक बार रमन को घर देखा और अपनी सोचों में महल खड़े कर लिए। रिया पर ही कहे अनकहे रूप से सारा क्रोध या इनका प्राग्रहण निकलता। वह चुप रहती। उस दम्भी पुरुष को समझ लिया था उसने। पत्नी से किसी भी स्तर पर कमतरी असहनीय होती है, लेकिन औरत किसी भी स्तर की हो, लाड टपकने से बाज नहीं आते। देखकर ये बातें खिल जाती हैं। वह घटना क्या भूल गए राजू। भाई की शादी में मायके गई थी हफ्ते भर के लिए, लेकिन 4 ही दिन बाद वापस आ गई। सोचा जय को दोनों समय भोजन की परेशानी होती होगी। लॉज का खाना खा खा कर अपना पेट ही खराब कर डालेंगे। चाबी पास ही थी। दरवाज़ा खोल दिया। जो देखा तो दंग रह गई। निहायत आधुनिक वस्त्रों वाली एक लड़की के बगल में बिल्कुल सटकर बैठे थे राजू। लड़की का हाथ अपने हाथों में ले कुछ फुसफुसा रहे थे। मुझे देखकर जैसे आसमान से गिरे। लड़की बुरी तरह झेप गई। दोनों के माथे पर भरपूर पसीना आ गया। उस मुश्किल घड़ी में भी उनकी काटो तो खून नहीं वाली स्थिति देख हंसी आ गई। लड़की ने इशारे में पूछा, कौन? राजू ने थूक गटकते बड़ी मुश्किल से कहा, मेरी पत्नी। पत्नी? वह उछलकर चीखी। रिया ने सब्र रखा। वह जानती थी कि चीखने चिल्लाने से राजू घबराने वालों में से नहीं है। लड़की बुरी तरह सटपटा गई। ऐसी उम्मीद उसे किसी पत्नी से नहीं। वह अपना पर्स संभालकर जाने को उद्यत हुई, लेकिन रिया ने उसे बेहद अपनेपन से बिठाया और चाय पिलाकर ही भेजा। राजू कुछ कहना चाहते थे, लेकिन वह सहज ही बनी रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन बाथरूम में नहाने के बहाने घुसी तो टूटे विश्वास ने जैसे नदियाँ बहा दी खारे पानी की। बाथरूम से वापस आई तो देखा राजू उसी तरह सिर झुकाए बैठे हैं। उसने सोचा चलो कुछ तो हया बची है, वरना वह तो उससे किसी किस्म की सज्जनता की उम्मीद छोड़ने वाली थी। वो रहने दो राजू, बस इतना कर दो कि ये सब घर से बाहर रखो प्लीज़। घर की पवित्रता को नष्ट ना करो। मैं अपने कमरे में ही अपनापन महसूस करती हूँ, उसे तो कम से कम गिलीज मत करो। इससे आगे उससे कुछ ना कहा गया। राजू के ऑफिस फ़ोन किया। बॉस ने कहा, हम आपको सूचित करने ही वाले थे मैम। मुझे भी इन दिनों कुछ आभास होने लगा था, पर अब आप चिंता मत कीजिए। लड़की कैंटीन वाले की बेटी है, मैं उसे लताड़ दूंगा और हुआ तो उसे निकाल ही दूंगा। आप राजू को समझाइए। वैसे इतना भी बुरा नहीं है राजू। उसे कुछ तसल्ली हुई। इसलिए नहीं कि बात यहीं ख़त्म हो गई, बल्कि इसलिए कि माँ तक कुछ भी पहुँचने से बच जाएगा, वरना उनका भ्रम टूट जाएगा अपने गुनी जवाई का। भला हो रिया की तकदीर या समय का कि कंपनी अचानक ही बंद हो गई, नहीं तो वह घटनाक्रम बन गया होता। लेकिन उसके बाद से ही रिया और राजू के रिश्ते में वो मजबूती न रही। अब यदि ऐसा नहीं है
तो शायद राजू के रिश्ते में पहले भी कोई प्रेम की दृढ़ता नहीं थी। ऐसा होता तो उनके प्रेम में कोई यूं ही सेंध न लगा देता। पहले भी रिया की तरफ से ही बेहद प्रेम था और राजू के प्रेम का भ्रम, और अब तो रिया ही इस घर को मकान बनने से बचाने पर अडिग थी। उस दिन के बाद से उसने रमन से बातचीत घटाते घटाते बिल्कुल ही कम कर दी, यहाँ तक कि आमने सामने पड़ने पर मुस्कुराने भर तक कर ली। अब तो किसी से मित्रता करने में भी डर लगने लगा है। सोचती किसी दूसरे को क्यों अपने पति की मानसिक कीचड़ में घसीटूं। उसे लगता पत्नी अपने मित्र भी अपनी मर्जी से नहीं चुन सकती, उसमें भी पुरुष की मानसिकता को ढोना पड़ता है। पति तो जैसा मिलना था मिल चुका, उसमें तो राय का प्रश्न ही नहीं उठता। सहेली या मित्र ही तो बचते हैं जिन्हें वह खुद अपने विचारों के अनुरूप चुनना चाहती है, अपनी रुचियां पूरी करना चाहती है, अपनी पसंद के हर काम करना चाहती है। वहाँ पर भी पग पग पर लकीर खींचते रहेंगे, ये मत करो, उनसे मत मिलो, वहाँ मत जाओ, ये मुझे पसंद नहीं, ये मेरे घर वालों को पसंद नहीं। उफ, सोच सोच कर सिर दर्द से फटने लगता है। कितना ही समय ऐसे ही सोचते सोचते बीत जाता है, उसे पता नहीं चलता। जाने किन विचारों की अंधेरी गलियों में व्यर्थ भटकती रहती है। जीवन बड़ा अजीब सा हो चला है। इस समानांतर जीवन से तंग आ गई है। वह दोनों सवेरे अपने अपने रास्ते पकड़ते हैं, शाम ढले वे सब्जी वगैरह लेकर घर लौटती है। राजू तो निर्लिप्त से रहते हैं, कोई मतलब ही नहीं है गृहस्थी से। तमाम तरह के बिल और अन्य औपचारिकताएं वही निपटाती है। सोचती है ठीक ही है, इसी में समय व्यतीत हो जाता है। उत्साहहीन ढर्रे पर चलते चलते जीवन की ज़रूरतें भी कम हो जाती हैं। जीवन के सारे शौक, मनोरंजन का संबंध तो सीधा खुशी और उमंग से है। जब वही नहीं है तो एक लकीर सी रह जाती है जिसे यंत्र की तरह पीटना पड़ता है। जो खाना बनाती है चुपचाप खा लेते हैं, न पहले की तरह उलाहना न शिकायत। कई महीने कैसे निकल गए, कई दिन औपचारिक बातचीत भी नहीं होती। बिना लक्ष्य घिसटती जिंदगी त्रासदी न बनकर रह जाए। रिया यही सोचती है आजकल। कहाँ जाए और कहाँ, कहीं उसके लिए सुख के टोकरे भरे पड़े हैं। समझौता और सामंजस्य तो हर कहीं बिठाने ही पड़ेंगे, चाहे स्त्री दुनिया के किसी भी कोने में चली जाए, बस रूप बदलते रहेंगे। दूसरे हाल पर दुनिया के सवाल कौन सा जीने देते हैं स्त्री को। कम से कम लोग राजू की पत्नी के रूप में सम्मानजनक नज़रों से तो देखते हैं। तलाकशुदा या पति से अलग रहने वाली स्त्रियों की यंत्रणा देखी है, एक जंजाल में उलझकर रह जाती हैं। आईने में अपना चेहरा देखती है तो चेहरा वीरांगनी का पता देता है। कुछ ही सालों बल्कि महीनों ने उसके लावण्य पर झाड़ू सी फेर दी है। आंखों की जगह जैसे गहरे भूरे रंग के कटोरों ने ले ली है। उसके स्वयं को आकर्षित करने वाली भी छवि भी बुझने लगी है। राजू में भी इन दिनों परिवर्तन पाने लगी है। थोड़े से खुश नज़र आते हैं, सामने देखकर तो नहीं बल्कि आते जाते सहज बातों का पुल बांधने लगे हैं। वह भी अब थोड़ा सा सामान्य होने की कोशिश करती है। राजू के दोस्त विजय की शादी की सालगिरह पार्टी में जाना है। मन तो बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, लेकिन जाना ज़रूरी है। न जाने क्या सोचकर राजू की पसंद की गुलाबी रंग की साड़ी चुन ली पार्टी के लिए। कई दिनों से त्याग से पड़े मेकअप की चीज़ों ने उसे थोड़ा आकर्षित किया। तैयार होकर बाहर निकली तो राजू बस देखते ही रह गए। कुछ कहना चाहने लगी लेकिन वह आगे बढ़ गई। गाड़ी में बैठते हुए उसने शीशे में से देखा, एकाएक चेहरा उतर गया राजू का। बगल में बैठे हुए राजू को कनखियों से देखा। रिया की पसंदीदा नीली शर्ट पहनी है आज, जिसे वह उसकी शादी के बाद आए पहले जन्मदिन पर दी थी। ठंडी सी प्रतिक्रिया देकर बस लेकर रख ली थी, पहनी कभी नहीं। उसके बाद कुछ तोहफा देने की उमंग ही नहीं उठी। आज उसी शर्ट में देखकर उसने सोचा इस बार अच्छा सा नाइट सूट देगी। हल्की सी ठंडक महसूस की रिया ने। विजय और अंजू की कैसी सुंदर जोड़ी है, हंसते मुस्कुराते दोनों जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। दोनों ही एक दूसरे की तकलीफ उठाने को जैसे तत्पर रहते हैं। और उनकी प्यारी सी बेटी, जैसे उनका प्रेम सजीव मुस्कुरा रहा हो। उन्हें देख राजू ने एक ठंडी सांस भरकर रिया को देखा तो वह भी राजू को ही देख रही थी, भीगी आंखों की कोर से। एकाएक ही उसे ये दर्द भी साल गया कि 4 साल होने को आए हैं उनकी शादी को। अब तक बच्चे के बारे में सोचा क्यों नहीं? कहीं प्रकृति उनसे यही इशारा तो नहीं कर रही? जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। इन बातों से ही दोनों एक दूसरे से छिटक कर दूर जा खड़े हैं, अजनबियों की तरह। फिर पति पत्नी को जीवन साथी यूं ही तो नहीं कह दिया जाता। क्या किसी की गलती पर उसे माफ़ कर उसका हाथ नहीं थामा जा सकता? उससे फिर से साथ नहीं लिया जा सकता? क्या पता राजू भी मेरा ही इंतज़ार कर रहे हों।